हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिकली वी ब्रिंग लर्निंग अलाइव। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 2। लास्ट सेशन में हमने देखा केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए। अभी पार्ट 2 में हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अलग अलग टॉपिक्स पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शॉर्ट टॉपिक्स फॉर नीट 2022 केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2। ठीक है, ओके, तो देखो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following would have a permanent dipole moment? इन चार कंपाउंड में से परमानेंट डाइपोल मोमेंट किसका रहेगा? देखो, डाइपोल मोमेंट सिंपल सी चीज है। डाइपोल मोमेंट को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं? म्यू की तरह। तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट मतलब म्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो म्यू 0 किन कंपाउंड का होता है? कुछ ऐसे कंपाउंड, जैसे अगर तुम्हारा कंपाउंड प्लेनर है तो उसका म्यू 0 है। अगर वो टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल और प्लेनर मतलब sp2 एंड sp3 हाइब्रिड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में भी सब sp3 नहीं, मैं बताता हूं कौन से। तो देखो bf3 में बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। sp2 है तो वो क्या हो जाएगा? प्लेनर। और प्लेनर कंपाउंड है मतलब उसका डाइपोल मोमेंट कितना रहेगा? वो रहेगा हमेशा 0। ठीक है, प्लेनर कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट हमेशा 0 होता है, ध्यान में रखना। अब ZeF4 की अगर बात करोगे तो ZeF4 उसका स्ट्रक्चर देखो लिटरली ऐसा है। वो भी प्लेन में आता है, ये भी प्लेनर है। देखो, स्क्वायर प्लेनर, इसके बाद आता है लोन पेयर, इसके ऊपर इसके बाद आता है लोन पेयर, ये ऐसा। तो ये क्या है? स्क्वायर प्लेनर शेप। BF3 क्या था? BF3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल प्लेनर। यहां पे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन लोन पेयर को तुम शेप में नहीं पकड़ते, राइट? sp3d2 ऑक्टाहेड्रल शेप है, लेकिन क्योंकि लोन पेयर को नहीं पकड़ते तो ZeF4 की जहां तक बात है वो क्या है? वो स्क्वायर प्लेनर है। तो क्योंकि ये भी प्लेनर है तो इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 ही रहेगा। तो दोनों का 0 हो गया। SiF4 जो है उसमें सिलिका है, राइट? सिलिका सेंट्रल एटम है। इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इनका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। अब हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 रहेगा और चारों एटम अगर सेम रहेंगे, देखो टेट्राहेड्रल एंड ऑल द एटम्स आर सेम, when all the atoms are same and hybridization is tetrahedral, the dipole moment would always be 0. Remember that, it is that easy, हमेशा 0 ही रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये चारों साइड से कैंसिल आउट कर देता है। ये इसको कैंसिल आउट करेगा, ये उसको कैंसिल आउट करेगा। और क्योंकि शेप उनका जो सिलिकॉन फ्लोरीन बॉन्ड है ना, इट इज ऑलवेज चेंजिंग, वो हमेशा ऐसे ऐसा घूमता रहता है। तो किसी ना किसी पोजीशन में वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर ही देगा। ठीक है, तो इसलिए वो भी 0 है। बचा कौन? SF4। अब SF4 की जहां तक बात है ना, SF4 का जो शेप है ना वो ऐसा है, सीसॉ। इट इज अ सीसॉ शेप। ये अब ये सीसॉ शेप होने के वजह से ये दो फ्लोरीन जो है ये एक दूसरे का डाइपोल तो कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये दो फ्लोरीन बॉन्ड जो है जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, उनका बॉन्ड तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये और ये इसका कैंसिल आउट नहीं होगा। इसका डाइपोल जा रहा है किसी ना किसी डायरेक्शन में, और इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इस तरह से यू कैन सॉल्व द डाइपोल मोमेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए लेट्स मूव अहेड नाउ। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर of oxygen bond length in O2, H2O2 and O3 is। बॉन्ड क्या पूछा है? बॉन्ड लेंथ। अब हमको पहले मिलेगा बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का क्या कनेक्शन है? तो देखो, बॉन्ड लेंथ जो होता है तुम्हारा, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जितना हाई होगा बॉन्ड लेंथ उतना ही शॉर्ट होगा। बॉन्ड ऑर्डर जितना छोटा होगा, कम होगा नंबर में, बॉन्ड लेंथ उतना ही ज्यादा होगा। इतना सिंपल है। O2, सबसे पहले O2 में क्या है? इतना तो तुमको पता है कि भाई ऑक्सीजन क्या करता है?
डबल बॉन्ड होता है ना दोनों में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में होता है डबल बॉन्ड, है कि नहीं। 2 नंबर पे क्या है, H2O2। H2O2 का शेप कैसा होता है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, राइट। लास्ट में क्या है O3। O3 का शेप कैसा होता है, शेप मतलब मैं बोल रहा हूं बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, तो ये देखो ये तुम्हारा माइनस प्लस। इसमें क्या होता है, इसमें O3 में हमेशा रेजोनेंस रहता है, उस रेजोनेंस की वजह से जो अभी जिस ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड है वो बाद में डबल हो जाएगा, जिसका डबल है वो सिंगल हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, ये आएगा इधर, ये हो जाएगा ब्रेक, तो फिर ये आपको देगा ऑक्सीजन O माइनस डबल बॉन्ड O। बाद में फिर से ये इधर आएगा, ये ब्रेक होगा, फिर से ये इधर जाएगा, तो ये कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा दोनों के बीच में। बेसिकली अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो यहां पे तुमको क्लियर दिख रहा है कि ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है ना, क्लियर कट, ये देखो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना दिख रहा है, क्लियर कट 1 दिख रहा है, क्योंकि उसने एक ही बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में। हमको ऑक्सीजन हाइड्रोजन का लेना देना नहीं, क्या पूछा उन्होंने, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ, तो फिर बॉन्ड ऑर्डर भी मैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन का ही देखूंगा। तो सिंगल बॉन्ड ऑर्डर है, यहां पे कितना है बॉन्ड ऑर्डर, यहां पे बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यहां पे कितना है, यहां पे देखो ये ऑक्सीजन ने यहां पे सिंगल बॉन्ड बनाया, यहां पे डबल बॉन्ड बनाया, उसी तरह से ये ऑक्सीजन ने यहां पे डबल बनाया, यहां पे सिंगल बनाया। तो इसका मतलब इन यहां पे O3 में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 और 2 के बीच में एग्जैक्ट बीच में आएगी। तो यहां पे बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगी तुम्हारी, बॉन्ड ऑर्डर वुड बी इक्वल टू 1.5। 2 और 1 के बीच में एग्जैक्ट क्या आता है 1.5, 1.5 बेसिकली 1.5, ठीक है। तो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसकी है, पेरोक्साइड की, तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा सबसे बड़ी बॉन्ड ऑर्डर किसकी है, O2 की, तो उसकी बॉन्ड लेंथ होगी सबसे शॉर्ट। इस तरह से यू कैन सॉल्व दिस। तो इसका आंसर क्या आएगा, H2O2 का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा आएगा, फिर O3 एंड फिर O2, एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर इन दिस केस इज D। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके, चलिए मूविंग अहेड। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल्स ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल, कौन से मोलिक्यूल में सब के सब बॉन्ड एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। ठीक है, तो BF3 सबसे पहले, BF3 का शेप ये ऐसा आता है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है, सबके सब बॉन्ड एग्जैक्ट इक्वल है क्या नहीं। जो BF3 में है वही तुम्हारा AlF3 में भी है, एग्जैक्ट सेम, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहां पे भी देखो तीनों के तीनों बॉन्ड सेम, हाइब्रिडाइजेशन अगेन इज व्हाट sp2 है ना। NF3 में क्या है, नाइट्रोजन फ्लोरीन जो है 3 बॉन्ड बनाए उसने ऐसे, और यहां पे है तो उसका लोन पेयर है कि नहीं। तो क्या शेप आएगा, ये शेप मतलब हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा हूं मैं, यहां भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यहां भी तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो अगेन तीनों के तीनों बॉन्ड एग्जैक्ट इक्वल आएंगे। ClF3 जो है ना, वहां पे हाइब्रिडाइजेशन जो है उसका वो आता है sp3d, लेकिन उसका जो शेप है, मतलब अगर तुम लोन पेयर को भी पकड़ोगे तो ऑब्वियसली उसका शेप हो जाएगा क्या, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन हम लोन पेयर को नहीं पकड़ते, हम पकड़ते हैं सिर्फ एटम्स को। तो सिर्फ एटम्स को अगर पकड़ोगे तो उसका जो शेप है वो आता है कुछ इस तरह से। देखो मैं तुमको दिखाता हूं, तो यहां पे एक लोन पेयर, यहां पे एक लोन पेयर, और यहां पे तुम्हारा फ्लोरीन। ठीक है, ये आ गए तीनों ट्राइगोनल प्लेन में। ठीक है, इसको परपेंडिकुलर आते हैं 2 फ्लोरीन, ये ऐसे। तो अगर ये लोन पेयर में छोड़ दूं, क्योंकि लोन पेयर को शेप में नहीं पकड़ते,
तो शेप ClF3 का आएगा कुछ इस तरह से। फ्लोरीन, रुको जहां पे जगह नहीं है तो यहां ClF ClF ClF। तो ये क्या हो गया, दिस इज बेंट टी शेप। ClF3 जो है इट इज बेंट टी शेप्ड मोलेक्यूल। तो सिंस इट इज बेंट टी शेप्ड मोलेक्यूल, उस वजह से ये जो बॉन्ड है, ये दो बॉन्ड एग्जैक्ट सेम है, ठीक है, लेकिन ये जो ब्लू वाला बॉन्ड है ये इनसे अलग है। ब्लू वाला की बॉन्ड लेंथ और ये ग्रीन वाले की बॉन्ड लेंथ अलग अलग है, और बॉन्ड लेंथ अलग होने की वजह से बॉन्ड अलग बन जाते हैं। एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर इन दिस केस इज योर डी, ClF3। ओके, तो इस तरह से you can solve this kind of questions, ठीक है। यहां पे VSEPR थ्योरी है, वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो ये तुमको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब तुम ये इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए मूविंग अहेड। नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द टू स्पीशीज आर आइसोस्ट्रक्चरल, ठीक है। आइसोस्ट्रक्चरल इनमें से कौन सी है? अब आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज वही रहती है जिनका हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो वो आइसोस्ट्रक्चरल रहेगी, इतना सिंपल सा है, ठीक है। तो पहले SO3 2-, SO3 2- का शेप कैसा रहेगा? ये डबल बॉन्ड O, O-, O- हो गया SO3 2-, बराबर, 2 माइनस चार्ज आ गए, और एक क्या है उसके पास, लोन पेयर। तो लोन पेयर को भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में पकड़ते हैं ना, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये सिग्मा, टोटल कितने, 4 सिग्मा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। अब NO3 1- का देख लेते, N डबल बॉन्ड O माइनस प्लस चार्ज, ये प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज बचेगा। क्या यहां पे नाइट्रोजन पे कोई लोन पेयर है? जी नहीं, प्लस चार्ज है ना, तो लोन पेयर कहां से आएगा? क्योंकि वहां पे प्लस चार्ज है, लोन पेयर नहीं है। तो सिग्मा बॉन्ड उसने कितने बनाए? 1 2 3 सिग्मा, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2 आपके सामने, ये sp2 ये sp3। तो शेप सेम आएगा? जी नहीं, शेप बिल्कुल अलग आएगा। तो फिर ये तुम्हारा आंसर हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है BF3 NF3। अब BF3 जो है, BF3 क्या है? बोरॉन का, आपको पता है बोरॉन का, हम इसके पहले भी इसी सेशन में देख चुके हैं कि BF3 का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? वो sp2 है, क्योंकि ये 3 बॉन्ड बनाता है सिग्मा वाले, 3 सिग्मा और एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। NF3 का भी हम 2 मिनट पहले देख चुके, राइट। नाइट्रोजन 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है, और चौथा है उसका लोन पेयर। तो ये 3 सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, टोटल कितने हो गए? 4 मतलब sp3। तो ये sp3 वो sp2। अगर हाइब्रिडाइजेशन अलग है तो शेप सेम हो ही नहीं सकता। अगर शेप सेम नहीं है तो हम उसको आइसोस्ट्रक्चरल बोल ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब देखते हैं BrO3 1- ZeO3 अगले पेज पे, ठीक है। BrO3 1-। अब ब्रोमीन के पास वैसे तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब Br डबल बॉन्ड O 1-। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से उसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 5 इलेक्ट्रॉन दिए। 2 ये बॉन्ड, 2 ये बॉन्ड, 1 ये बॉन्ड, 5 बॉन्ड बनाने के लिए, मतलब अभी भी एक लोन पेयर उसके पास बची है, ये देखो। तो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? सिग्मा सिग्मा सिग्मा, एंड इसको सिग्मा नहीं बोलते लेकिन लोन पेयर में पकड़ते हैं। लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन निकालते समय उसमें पकड़ते हैं। तो 4 सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? इट विल बी sp3, ठीक है। और ZeO3 का क्या है? Z डबल बॉन्ड O डबल, क्योंकि जैसे ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ज़ेनॉन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन।
तो 8 में से 6 उसने यहां पे दे दिए, ZeO3 ZeO3 ZeO3, 6 बॉन्ड बनाए ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए, कितने बचे? 2, ये बचे 2। क्या आएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन? देखो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, इसको भी सिग्मा में पकड़ते हैं, तो टोटल कितने हो गए? 4 sp, तो ये भी sp3, ये भी sp3, मतलब दोनों का शेप क्या आएगा? टेट्राहेड्रल। तो दोनों का शेप या फिर स्ट्रक्चर अगर टेट्राहेड्रल है, दैट मींस दे आर आइसोस्ट्रक्चरल। तो दैट इज हाउ यू कैन सॉल्व सच अ काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो सिंपल सा ट्रिक है। क्या ट्रिक है? बस देखो, अगर आइसो स्ट्रक्चर पूछा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक तुमको पता है, अगर आइसो स्ट्रक्चर पूछा है तो बस उनका हाइब्रिडाइजेशन निकालो, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो स्ट्रक्चर भी सेम है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव अहेड to the last question of today's session, that is, which of the following bonds will be most polar? अब पोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्ड हम लोग कैसे निकालते हैं? पोलर बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा रहेगा, पोलैरिटी उतनी ज्यादा रहेगी। इतना सिंपल सा ट्रिक है। ठीक है, 4 एटम है हमारे पास, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, चारों का हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख लेंगे, पता चल जाएगा। फ्लोरीन 4, उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन 3.5, क्लोरीन 3.18, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना है? 3.0। ठीक है, सबसे पहले NCl, NCl में कितना आएगा? देखो 3 - 3.18, सो इट इज बिकमिंग 0.12, ये हो गया तुम्हारा A, 0.12। बी में ऑक्सीजन फ्लोरीन में कितना है? 4 - 3.5 इज इक्वल टू 0.5, तो फिर ये ज्यादा पोलर हुआ तुम्हारा ए से, राइट। नाइट्रोजन फ्लोरीन, फ्लोरीन 4 नाइट्रोजन 3, कितना डिफरेंस आएगा यहाँ पे? 1.0। और नाइट्रोजन नाइट्रोजन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो 3 - 3 0। तो फिर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहां पे है? ऑप्शन सी में, नाइट्रोजन फ्लोरीन 1। तो सिंपल, दैट मींस दैट बॉन्ड इज मोस्ट पोलर। सिंपल सा ट्रिक है, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम्स ज्यादा रहेगा, पोलैरिटी उन दोनों की या उस बॉन्ड की उतनी ही ज्यादा रहेगी। एंड देयरफॉर करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी। ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ question. Now we had solved different kind of question in this session also. In the next session we will cover the other part, the VBD and MOT, the last part of chemical bonding. Okay, so that's it for today's session. Bye bye from my side.